मैमोग्राफी एग्जैक्टली क्या है? मैमोग्राफी का काफी बड़ा रोल है कैंसर डिटेक्शन में। अर्लीस्ट एज क्या होगी जब आपको एक बार तो टेस्ट करा ही लेना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैमिली हिस्ट्री। कैंसर सुनते इट्स लाइक ये तो लाइफ थ्रेटनिंग है एंड आई माइट नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग। ब्रेस्ट कैंसर हैज ओवरटेकन सर्वाइकल कैंसर नाउ। कैंसर सिर्फ ओल्डर वुमेन में ही होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर का लंप है तो वो पेनलेस होता है। मैमोग्राफी से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? उससे ज्यादा तो प्रोबेबली हम लोग सनलाइट से ले लेते हैं रेडिएशन। मेन डू नॉट गेट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। पेट में स्वेलिंग हो रही हो विद वेट लॉस तो वो दैट इज अ साइन ऑफ ओवेरियन कैंसर। पीरियड के टाइम पे जब पेन होता है एक आपको अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए। कई वैक्सीन्स भी होती हैं जो कहते हैं कि आपको इस एज पे लगवा देना चाहिए। एंटी HPV वैक्सीन 9 to 12 इयर्स पे लगाई जाती है। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो दैट प्रिवेंट्स अगेंस्ट कैंसर लेटर ऑन इन लाइफ। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर। हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ एग्जामिनेशन? हाउ इट इज टू बी डन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो वो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इशिता सिंह और आपका स्वागत है हमारे शो जहां हर कदम हर सोच में शामिल है हम, जनहित में जारी हैं हम। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अक्सर महिलाएं अपनी जो हेल्थ होती है उसको काफी निग्लेक्ट कर देती है। घर के काम, फैमिली का ध्यान रखना और अपने और सारे कामों में वो इतनी जुट जाती हैं कि खुद पे ध्यान देना ही वो छोड़ देती हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बड़ी बीमारियां जो होती हैं उनके भी अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स वो मिस कर जाती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है कैंसर, जो अगर सही वक्त पर डिटेक्ट हो जाए तो उसका सही टाइम पे एक ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है और कई बार हो सकता है ऐसा भी कि आपकी लाइफ भी उससे बच सके। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यही नहीं पता होता एग्जैक्टली कि वो क्या साइंस हैं जिनसे हम ये समझ सके कि शायद हमें कैंसर हो, या फिर कोई ऐसे सिम्टम्स जो नॉर्मल किसी डिजीज से रिलेटेड हो बट नॉट कैंसरस। तो वो एक डिफरेंशिएशन क्या होता है या वो कौन से टेस्ट होते हैं जो हम कंडक्ट करवा सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हमें कैंसर है और हमें उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बस यही समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गरिमा बाना, who's a senior radiologist at Bana Imaging and Diagnostics। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत उनसे। डॉक्टर गरिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो इशिता। ग्लैड टू हैव यू हियर। ओके, सो शुरुआत हम इस चीज से करेंगे, जैसे एक टेस्ट जिसके बारे में शायद कुछ लोग जानते हो बट कुछ ऐसे भी जिनको आइडिया ना हो, विच इज कॉल्ड मैमोग्राफी। सो मैमोग्राफी एग्जैक्टली क्या है? एंड जिनको आइडिया होगा शायद वो ये जानते होंगे कि कहीं ना कहीं कैंसर से इसका कुछ रिलेशन है, बट एग्जैक्टली क्या रिलेशन है एंड एग्जैक्टली मैमोग्राफी क्या होती है, आप अगर वो हमें समझा सकें तो। एक्चुअली इशिता, मैमोग्राफी बेसिकली ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन है। आप ब्रेस्ट को कई तरह से एग्जामिन हम लोग करते हैं इन रेडियोलॉजी। एक तो अल्ट्रासाउंड से हम करते हैं और एक्सरे एंड MRI। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन सेल्फ एग्जामिनेशन भी हो सकता है और मैमोग्राफी दैट इज जांच ब्रेस्ट की एक्सरे से या अल्ट्रासाउंड से या फिर MRI से भी की जा सकती है। तो उसी एग्जामिनेशन को मैमोग्राफी कहते हैं। ओके, तो क्या अगर हम एक ब्रॉडर टर्म्स में बात करें कि ये तो आपने मैमोग्राफी बता दिया, बट और थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो रेडियोलॉजी जो है और मैमोग्राफी है, एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है? बिकॉज आपने कहा कि मैमोग्राफी बेसिकली सिर्फ ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होती है जो मल्टीपल टूल से किया जाता है, मल्टीपल टेस्ट होते हैं। तो अगर आप वो हम एक बार समझा सके कि एग्जैक्टली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में, सिंस हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मैमोग्राफी एंड रेडियोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हम इसकी बात करें कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर जो हुआ? डेफिनेटली मैमोग्राफी का काफी बड़ा रोल है कैंसर डिटेक्शन में। और रूटीनली स्क्रीनिंग बोला जाता है अगर डिटेक्शन के लिए किया जाता है। और कोई भी लेडी आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज एक्सरे से अपना एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का करा सकती है। एज सच अल्ट्रासाउंड से भी किया जाता है, बट अल्ट्रासाउंड इज ओनली एन एडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन।
पर प्राइमरी टूल जो है, गोल्ड स्टैंडर्ड इज मैमोग्राफी। ओके और वो एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होता है। थोड़ा सा ऑफ कोर्स कंप्रेशन, बट नॉट टू मच। एंड फिर एक फिल्म ली जाती है और फिर उसको हम लोग स्टडी करते हैं। अच्छा ओके। सो क्या टाइप्स भी होते हैं मैमोग्राफी के? जैसे आपने बोला कि यूजुअली मैमोग्राफी इज अ हाँ जी। टेस्ट, बट अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, आपने इनका भी नाम लिया हाँ, तो अल्ट्रासाउंड से भी, जैसे अल्ट्रासाउंड कहीं भी बॉडी का करते हैं, पेट का जनरली होता है, ऐसे ही ब्रेस्ट का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड के साथ साथ एक्जिला भी एग्जामिन हम लोग करते हैं, बिकॉज वो बहुत नेसेसरी होता है ब्रेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक्जिला में कभी कभी अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो वो एक्जिला में नोड्स की तरह फैलता है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड को भी हम लोग एज अ कोरोलरी टू एक्सरे रखते हैं। अगर हम किसी का एक्सरे करते हैं तो साथ ही साथ उसको एग्जामिन हम लोग अल्ट्रासाउंड पे जरूर करते हैं। ओके एमआरआई इज ऑल्सो अ टूल। क्या होता है कि कभी कभी किसी का हम मैमोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी में क्या होता है, डिपेंड करता है कि किसी की ब्रेस्ट में फैटी टिश्यू ज्यादा है या फिर फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा है। तो अगर ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा होता है तो वो डेंसिटी बढ़ा देता है मैमोग्राफी में पूरी ब्रेस्ट की। तो इन दैट केस मैमोग्राफी से हमें इतनी सहायता नहीं मिलती है, तब फिर हम लोग एमआरआई एडवाइज करते हैं, दैट पेशेंट शुड गो फॉर एन एमआरआई। क्योंकि स्क्रीनिंग एमआरआई से फिर ऐसी ब्रेस्ट में जो डेंस हैं, जिनमें की वाइट ज्यादा है, तब फिर हम लोग एमआरआई को रेकमेंड करते हैं। अच्छा ओके। सो अगर एक नॉर्मल एवरेज वुमेन की अगर हम बात करें, सो आपने मेंशन किया एक चीज कि 35 इयर्स के ऊपर जो लेडीज हैं उनको मैमोग्राफी करा लेना चाहिए। बट व्हाट अबाउट वुमेन हु आर यंगर देन 35? या फिर क्या कोई एज ब्रैकेट्स हैं कि अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हो तो आपको मैमोग्राफी कराना चाहिए, इस एज ब्रैकेट में हो, एंड इफ यू थिंक कि आपको कैंसर है या फिर कोई भी तरीके का ब्रेस्ट कैंसर हो या कुछ ओवेरियन कैंसर, मल्टीपल कैंसर्स होते हैं, तो आपको ये कोई दूसरा टेस्ट कराना चाहिए? और अर्लीस्ट एज क्या होगी जब आपको एक बार तो टेस्ट करा ही लेना चाहिए इन ऑर्डर टू बी श्योर कि आपको कैंसर या कैंसरस टिश्यूज आपके बॉडी में नहीं है? इसका मैं इस तरह से बताऊंगी कि एक तो क्या है, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है फैमिली हिस्ट्री। ओके काफी अगर आपके किसी भी मदर साइड ऑफ फैमिली में, दैट इज लाइक लेडी के फैमिली में किसी को भी अगर कैंसर हुआ है ब्रेस्ट का या फिर ओवेरियन या यूट्राइन, तो ऐसे केसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 35 इयर्स से ऊपर उन्हें एक बार तो मैमोग्राफी करानी ही चाहिए। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ईयरली मैमोग्राफी रिकमेंडेड है। ओके ऐसे केसेस में अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली 40 इयर्स के बाद हर फीमेल को मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। क्योंकि सिंस हाईएस्ट इंसिडेंस है अब ब्रेस्ट कैंसर का इंडिया में, फीमेल कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर हैज ओवरटेकन सर्वाइकल कैंसर नाउ सिंस 2019। एंड आई थिंक इंडिया में अराउंड 2.5 लाख के केसेस करेंटली ऐसे महिलाएं हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है अभी। ओके यंग एज ग्रुप में अल्ट्रासाउंड इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। और डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड से यूजुअली यंग गर्ल्स में व्हाट वी फाइंड आर फाइब्रोएडेनोमास, है ना, छोटे छोटे ट्यूमर्स या फॉर एनी साइज ऑफ एनी साइज ट्यूमर्स होते हैं, एंड अल्ट्रासाउंड से वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। एज सच कैंसर की बात करें तो कैंसर में हम लोग अल्ट्रासाउंड से साइज ऑफ द लीजन एज वेल एज बायोप्सी के लिए गाइडेंस मिल जाती है कि सो दैट वी कैन हिट द लीजन एंड गेट द सैंपल और सेंड इट फॉर इम्यूनो
ओके। हिस्टोकेमिस्ट्री एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द लीजन की बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें भी जब हम लोग डिटेक्ट करते हैं ट्यूमर तो इट कैन बी वेरी एग्रेसिव या फिर वो लो एग्रेसिव है, तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान आउट सो दैट द सर्जन कैन प्लान आउट द ट्रीटमेंट। ओके, सिंस हम एज की बात कर रहे थे, हाँ। सो आगे बढ़ने से पहले कुछ मिथ्स को एक बार हम एड्रेस करते हैं, बिकॉज कैंसर एक इतनी खतरनाक सी बीमारी अगर कहें कि नाम सुनते ही इंसान डर जाता है। एंड पहला थॉट कैंसर सुनते किसी के दिमाग में आता है तो वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स होते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि अच्छा ठीक है, हम अर्ली डिटेक्शन अगर हुआ है तो हम ट्रीटमेंट कराएंगे एंड वी माइट बी फाइन। बट कैंसर सुनते इट्स लाइक ये तो लाइफ थ्रेटनिंग है एंड आई माइट नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग, अगर किसी ने सुना तो वो डर बहुत रहता है। और डर के साथ में कई बार मिसकंसेप्शंस भी बहुत जल्दी फैल जाते हैं। सो वैसे ही कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस, मे बी वो सही भी हो या गलत हो, वो आप हमें बताइएगा। सो कुछ मिथ्स हैं, उनको एक बार हम जरा डिस्कस करते हैं। जिनमें से पहला मिथ जो मैं डिस्कस करूंगी, इट वुड बी कि कैंसर सिर्फ ओल्डर वुमेन में ही होता है, कि जो महिलाएं एजेड हैं, मे बी 35 प्लस, 45 प्लस हो या 40 प्लस हो, सिर्फ उन्हीं को कैंसर हो सकता है। यंग वुमेन जो होती हैं 20, 25, बिलो 30, उनको शायद नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड यंग 25 इयर्स 20 इयर्स पे भी कैंसर की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। स्पेशली एक तरह का कैंसर होता है जो कि कार्सिनोमा, मैस्टाइटिस कार्सिनोमेटोसिस हम लोग बोलते हैं। वो जो है स्पेशली यंग एज में होता है, क्योंकि दैट हैपन्स व्हेन द पेशेंट इज प्रेग्नेंट। जब वुमन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम वो डेवलप कर जाता है। ओके। तो दैट डेफिनेटली वो यंग एज ग्रुप में ही, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, और भी स्पेशली अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली यंग एज में कोई ऐसा नहीं है। और स्पेशली आजकल जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, स्ट्रेस बढ़ गया है, एंड विद हिस्ट्री ऑफ, अगर किसी को कोई स्मोक करता है, या क्योंकि फीमेल्स में आजकल स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग, ये सब हैबिट्स, उनकी वजह से भी प्रेवलेंस बढ़ गया है और यंगर एज ग्रुप में भी कैंसर हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो आपने जो भी कैंसर का जो नाम बताया जो प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाता है, उसके साइंस क्या होते हैं, अगर किसी को डिटेक्ट करना हो या फिर वो पता चल सके कि अच्छा मुझे अगर ये सिम्टम्स है तो आई शुड गेट अ चेकअप डन? उसमें क्या है कि वो आता है ऐसे जैसे कि पेनफुल होता है। यूजुअली कैंसर जो कोई भी लंप होता है अगर ब्रेस्ट में, तो इट इज जनरली, अगर कैंसर का लंप है तो वो पेनलेस होता है। पर इस केस में वो पेनफुल लंप होता है। एंड वो ब्रेस्ट, क्योंकि वो बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है, तो इट कम्स विथ पेन एंड रेडनेस। ओके। एंड थोड़ी हार्डनेस भी हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वेलिंग हो गई है ब्रेस्ट में। एंड सिंस इट इज पेनफुल, तो पेशेंट जाता है ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास। इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। उसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली थोड़ा भी पेन हो या हार्डनेस हो ब्रेस्ट में, डेफिनेटली डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके, सो मूविंग ऑन, एक मिथ ये भी है कि कई लोगों का मानना ये होता है कि अगर ब्रूजिंग हो गई, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ या चोट लग गई, एंड हल्का सा आपको लंप दिख गया या फिर ब्रूजिंग अगर पता चल रही है आपको अपने ब्रेस्ट में, तो कई महिलाओं को ये लगता है कि शायद ब्रूजिंग है तो इससे कैंसर हो सकता है, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है कई बार। तो क्या ये सच है, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। एज सच कोई ब्रूजिंग से, ट्रॉमा से कैंसर नहीं डेवलप होता। डेफिनेटली पेशेंट को लगेगा कि हार्डनेस हो गई है, तो फिर लगेगा कि कोई गांठ बन गई है, पर वो जनरली ब्लड क्लॉट होता है या फिर फैट का नेक्रोसिस होता है जो धीरे धीरे चला जाता है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि चोट लगने पर एग्जामिनेशन जब करते हैं तब फिर पता चलता है कि गांठ भी है। तो वो दोनों चीजें आपस में रिलेटेड नहीं है, बट एक्सीडेंटली आप डिस्कवर कर सकते हो अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करते हो, कि आपको लगेगा कि वो चोट की वजह से है, पर पहले से कोई गांठ हो जो आपने इग्नोर किया हुआ, इग्नोर कर रखा था, वो आपने अब
नोटिस कर लिया। एंड ये जरूरी नहीं है कि जो भी लंप आप अगर हर तरीके का लंप अगर आपको मिल रहा है या किसी भी तरीके का लंप दिख रहा है जी। तो जरूरी नहीं है कि वो कैंसरस हो। नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है। सो मेनी टाइम्स जो लंप होता है, स्पेशली पेशेंट कहेंगे कि 1 दिन या 2 दिन में मैंने नोटिस किया 2 दिन से कि लंप है, तो सो मेनी टाइम्स वो सिस्ट भी होता है। Okay. इसीलिए हम लोग जब भी कोई गांठ होती है तो इट इज बेटर कि एक्सरे के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी किया जाए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हम लोग जो सॉलिड मास है और सिस्ट है उनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जो कि मैमोग्राफी से, एक्सरे से नहीं हो पाता है। ओके अच्छा, क्योंकि रेडियोलॉजी पे अगर हम बात करें तो एक रेडिएशन यूज होते हैं जी। एंड उससे भी रिलेटेड कई बार लोगों के मन में एक डर रहता है कि शायद ये भी कैंसर कर सकते हैं। जी। तो ऐसा ही सिमिलर टेस्ट अगर हम मैमोग्राफी की बात करें तो सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि मैमोग्राफी से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो नहीं, मैमोग्राफी से तो नहीं, क्योंकि मैमोग्राफी में सॉफ्ट एक्सरेज जो यूज होते हैं बहुत लो केवी के होते हैं वो, और बहुत ही लो एनर्जी वेव्स होती हैं, तो कहाँ परमिसिबल लिमिट के टोटली बिलो है वो, तो उनसे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि कि कैंसर अपने आप में हो, और जो जिसको कैंसर है दे एनीवेज नीड दैट एग्जामिनेशन। जो कैंसर अगर किसी को है तो उनको तो जरूरत ही है, तो फिर उनके बारे में तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनको इससे कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए डेफिनेटली नॉट, क्योंकि बहुत ही लो डोज में जाती है रेज, एंड एक एंजियोग्राफी में ही 0.6 मिलीसीवर्ट है, तो इसमें तो बहुत ही लो अमाउंट ऑफ रेडिएशन लगता है। उससे ज्यादा तो प्रोबेबली हम लोग सनलाइट से ले लेते हैं रेडिएशन, बिकॉज दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो वैसे तो बहुत सारे मिथ्स हैं, बट अगर हम फिलहाल के लिए एक और अगर मिथ एड्रेस करें जो आई थिंक ज्यादा लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, विच इज men do not get breast cancer. नहीं, अगेन दैट इज अ मिथ, दैट इज डेफिनेटली मेल्स में भी होता है, और ऑफ कोर्स लो इंसिडेंस है, पर ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। ओके, एंड उसके क्या भी हम लोग एग्जामिनेशन अगेन या तो कोई गांठ होगी ब्रेस्ट में, या फिर अल्सरेट भी कर जाती हैं, अल्सर की तरह भी आ सकता है, और उसका भी फिर हम लोग उसी तरह से एक्सरे, मैमोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सेम मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, एंड सिम्टम्स भी मोर और लेस सेम ही होते हैं? सिम्टम्स मोर और लेस सेम होते हैं, बट ऑफ कोर्स मेल ब्रेस्ट में क्योंकि जनरली नोटिस में जल्दी आ जाता है, तो बट अगेन सो मेनी टाइम्स मेल्स इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि लगेगा कि अल्सर है, कुछ चोट लग गई या जो भी, तो डेफिनेटली, बट ट्रीटमेंट इज आल्सो द सेम, और उसी तरह के कैंसर्स होते हैं। सो while I was studying for this cancer and radiology, इसके बारे में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो एक टर्म मुझे दिखा था अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड था, विच वाज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, TVS कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये एग्जैक्टली क्या होता है? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज एन इंट्राकैविटरी अल्ट्रासाउंड, मीनिंग कि हम लोग पेशेंट के थ्रू द वजाइना प्रोब को डाल के हम लोग गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ द यूट्रस, ओवरीज एंड बेसिकली पेल्विस का एग्जामिनेशन होता है ट्रांस एब्डोमिनली। एक ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है, ये हम लोग इंट्राकैविटरी करते हैं, तो दिस हैज बेटर रिजल्ट्स इन द सेंस कि हम लोग, क्योंकि प्रोब हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होता है, पास पहुंच जाता है वो ऑर्गन के, तो इसलिए बहुत बेटर रिजल्ट्स होते हैं, रेजोल्यूशन अच्छा होता है, एंड इमेजिंग इज वेरी सुपीरियर टू जो हम लोग ट्रांस एब्डोमिनल करते हैं अल्ट्रासाउंड। दैट इज द अदर वे कि हम यूट्रस और ओवरीज को एग्जामिन करें थ्रू द एब्डोमेन। ओके, एंड ये किन स्पेसिफिक कैंसर्स को डिटेक्ट करने में काम आता है? इससे हम लोग of course uterine cancer, cervical cancer and ovarian cancers, इन सबको
बेहतर देख सकते हैं. हम्म. And ovarian tumors again young girls में भी होते हैं, and old age तक कोई भी पेशेंट हो अगर जिसको कि पेट में स्वेलिंग हो रही हो with weight loss, it should not be ignored. ओके, सो मतलब बेसिकली आपके पेट में स्वेलिंग हो रही है, पेट में स्वेलिंग है और साथ में वेट भी weight लूज loss हो भी रहा हो है, तो वो दैट इज अ साइन ऑफ ओवेरियन कैंसर. ओके. तो दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड. अदर जैसे यूट्राइन कैंसर होता है, उसमें ब्लीडिंग की तरह आते हैं पेशेंट्स. सर्वाइकल कैंसर में डिस्चार्ज के ना थोड़ा सा स्मेली डिस्चार्ज होगा या फिर ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग होगी उस तरह से. तो these are the symptoms which should not be ignored. वो important symptoms होते हैं and need to be examined. ओके. अच्छा, क्या टीवीएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा भी है कि ये सिर्फ कैंसर डिटेक्ट करने में काम आता है या और भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के काफी यूजेस हैं, इन द सेंस कि हम लोग ऑफ कोर्स ओवेरियन टॉर्शन है, दैट इज ओवरी जो है, ओवरी साइड में होती है यूट्रस के, 2 ओवरीज होती हैं, वो कभी कभी ट्विस्ट कर जाती है, अपने जहां से उसको ब्लड सप्लाई मिल रही है वहां से ट्विस्ट कर जाती है. अच्छा, ओके. तो ट्विस्ट करके उसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी ब्लॉक हो जाती है, एंड देन उसमें स्वेलिंग होके एंड इट कैन गो इनटू नेक्रोसिस, दैट इज कि ब्लड सप्लाई बिल्कुल स्टॉप हो जाए, तो फिर डेड टिश्यू की तरह हो जाती है. तो वो उसके लिए डेफिनेटली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत काम का होता है. इसी तरह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी फास्टर डिटेक्शन होता है ट्रांस एब्डोमिनल से कंपैरिजन में, एंड दैट इज आल्सो अनदर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जिसमें एंड में मतलब अगर वो रप्चर कर जाती है तो ब्लड भर जाता है एंड इट कैन लीड टू इवन डेथ. तो ये दोनों ही कंडीशंस में इसका काफी सुपीरियर रोल है. और ये किन केसेस में ये टेस्ट रेकमेंड किया जाता है? पेशेंट्स जनरली कम विद पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन की तरह आते हैं, और टॉर्शन में तो और कोई हमें हिस्ट्री मिलती नहीं है एक्सेप्ट कि सिवियर पेन इन एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन. जनरली क्योंकि एक साइड की ओवरी ही इन्वॉल्व होती है तो एक तरफ होगा, इट इज लैटरलाइजेस टू वन साइड. और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो पेशेंट कम्स विद एमेनोरिया की पीरियड रुके हुए हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, पर हम एग्जामिन करते हैं तो यूट्रस में तो प्रेगनेंसी होती नहीं है. तो देन ऐसे केसेस में ढूंढना पड़ता है कि क्योंकि काफी छोटी प्रेगनेंसीज अगर हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो जाता है. दैट पेशेंट को जरूरत नहीं है कि वो सर्जरी ही कराएं, क्योंकि अदरवाइज एक टॉपिक में अगर रप्चर कर जाती है तो फिर सर्जरी इट्स एन इमरजेंसी. हाँ, तो सर्जरी की जरूरत है, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड ऑल बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होती है. ओके. अच्छा, ये आपने जो मेंशन किया कि यूजुअली लोअर एब्डोमेन में जब एक्सट्रीम पेन होता है उस केसेस में आप ये टेस्ट रेकमेंड करते हैं, तो कई लोगों को पीरियड्स के टाइम पे भी बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं बेसिकली. तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कभी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हो एंड दे टेक दैट मेडिसिन, क्योंकि एक बार लिया इफेक्ट कर गई तो उसके बाद में ये हुआ कि चलो नेक्स्ट टाइम में डायरेक्टली ले लेंगे. बट ऐसे में इज देयर अ चांस कि जो वो पेन हो रहा है वो मे बी उसी साइकिल पे आपके आ रहा हो, उसी टाइम पे आपको वो पेन फील होना शुरू हुआ हो, बट इट्स नॉट जस्ट सिंपल पीरियड क्रैम्प्स, वो हो सकता है कि कैंसरस टिश्यूज भी हो. ऐसे में क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी. हाँ, जनरली पीरियड के टाइम पे जो पेन होता है, देयर इज अनदर सिचुएशन, इसमें मैं आई वुड लाइक टू
talk about that. There's a situation called endometriosis. तो उसमें जो है जनरली टिपिकली पीरियड के टाइम पे पेन होता है, 1-2 दिन पहले शुरू हो जाता है और कंटिन्यूज फॉर ना आफ्टर द पीरियड ऑल्सो, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में फिर ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, ब्लड फिल्ड और ऐसे जनरली. बट यस, इनफैक्ट जो ये आप कह रहे हैं कि ट्यूमर में भी तो नहीं हो सकता कि पेन हो, तो दैट कैन हैपन अगर किसी को ओवेरियन कैंसर हो. ओवेरियन कैंसर के साथ कभी कभी टॉर्शन हो जाता है. जो मैंने बताई थी सिचुएशन कि जब ओवरी ट्विस्ट करती है, नॉर्मल ओवरी कभी रेयर होता है कि ट्विस्ट करे अपने पेडिकल पे, पर अगर ओवरी में कोई ट्यूमर है या कोई सिस्ट है, ऐसे केस में ओवरी ट्विस्ट करने ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है. तो जब भी ओवेरियन टॉर्शन होता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी जो कि हमेशा सोची जानी चाहिए कि कोई ट्यूमर तो नहीं है ओवरी में जिसकी वजह से ये हुआ. ओके, सो अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो पेन है तो शायद एक बार डॉक्टर को रेकमेंड करना है, मतलब देखना चाहिए. डेफिनेटली अगर पीरियड के टाइम पे यंग गर्ल्स को होता है एंड वो इग्नोर हो जाता है पेन, तो पीरियड के टाइम पे जब पेन होता है, एक आपको अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए कि कहीं वो पेन किसी और वजह से तो नहीं है जो कि हम सोच रहे हैं कि पीरियड पेन है, बट टर्न्स आउट कि कोई और प्रॉब्लम भी साथ में एसोसिएटेड है. डेफिनेटली. तो इस चीज का आई थिंक बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इवन आई नो अ फ्यू पीपल जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है एंड कई बार बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, बट देन अगेन वो पीरियड क्रैम्प्स कह के या फिर थोड़ा पहले हो रहा है थोड़ा बाद में हो रहा है, वो इग्नोर कर देते हैं. ओके, चलिए. ओके, सो मूविंग ऑन. कैंसर के टाइम पे अगर हम उसमें बात करें, सिंस द कन्वर्सेशन इज अबाउट कैंसर एंड स्पेसिफिकली हम वुमेन की बात करें, तो कई वैक्सीन्स भी होती हैं जो कहते हैं कि आपको इस एज पे लगवा देना चाहिए. उनके भी डोजेस होती हैं कि इस एज पे आपको इतने डोजेस लेने हैं, इसके बाद में आपको इतने लेने हैं. उनमें से एक वैक्सीन आई थिंक एंटी HPV वैक्सीन होती है. तो एक तो इसके बारे में बात करते हैं, दूसरा कि क्या और भी कोई वैक्सीन ऐसी हैं या फिर कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए ताकि हम बच सके इससे. Anti-HPV vaccine, government is also promoting it in a big way. तो ये जनरली 9 to 12 years पे लगाई जाती है एंड 9 to 12 years पे जब होती है तो फिर वो एक डोज एट दैट एज एंड देन आफ्टर 1 or 1.5-2 years पे सेकेंड डोज लगती है. 6 months to 1 year पे सेकेंड डोज लगती है. बट इट कैन, गुड थिंग इज इट कैन बी टेकन राइट अप टिल 25, in fact even later on also, क्योंकि बेसिकली जो सर्वाइकल कैंसर है इट इज वेरी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पैपिलोमा वायरस. तो और इसकी बहुत स्ट्रेन्स होती हैं. तो even if a person has been exposed to one strain, that vaccine can help in preventing other infection by other strains of the virus. Okay. तो इस जैसे Gardasil है वो it prevents against 9 strains of HPV. Okay. तो right up till 25-40 years भी ये recommended होती है, but of course जितना younger age group में ले लें उतना better रहता है. Okay. So what about women who are above 25 or 30? उनके केसेस में क्या है? क्योंकि वो 9 to 12 वाली एज ग्रुप तो उन्होंने बहुत पहले मिस कर दी है. अब क्या करें? आप वैक्सीन तो लगा ही सकते हैं. देयर इज नो एंड जैसे और तरह से एंटीबॉडीज बनती हैं, इसमें भी एंटीबॉडीज बनती हैं व्हेन दिस वैक्सीन इज टेकन. तो अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिवेंशन तो अगर हम CA सर्विक्स की बात करें तो फिर कॉन्डोम यूजेज is one way to prevent infection. And जो और तरह के कैंसर्स हम बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन, तो इसमें तो देखिए जो भी
जितने भी और कैंसर्स के लिए यू कैन से इन ब्रॉड टर्म्स प्रिवेंशन होता है, इसमें भी वही है कि आप अपना लाइफस्टाइल सही रखें. Obesity is a very definitely it leads in a sense, क्योंकि I will not say leads in a sense, but it हेल्प्स इन नो. अगर ओबेसिटी रहती है तो फिर ये सब डिसीजेस का इन जनरल जो है आपकी रिस्क बढ़ जाता है. स्ट्रेस है, थोड़ा सा डूइंग योगा एंड मेडिटेशन हेल्प्स इन रिलीविंग स्ट्रेस. तो दैट इस तरह से आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें. स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी अवॉइडेड. ओके ओके. एंड अगर एक बार बात करें कि एचपीवी वैक्सीन ये एग्जैक्टली किसके लिए होती है, मतलब एज इन ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए. इट इज प्योरली फॉर सर्वाइकल कैंसर बिकॉज सर्वाइकल कैंसर का एसोसिएशन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से. राइट. ओके. एंड व्हाट अबाउट अदर कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें या ओवेरियन कैंसर, उन केसेस में क्या कोई वैक्सीन है? ब्रेस्ट नहीं, इनके लिए वैक्सीन नहीं है. बट जो मैंने कहा कि अपने लाइफस्टाइल करेक्शन एंड सीए ब्रेस्ट में कहा जाता है कि लैक्टेशन इज गुड टू प्रिवेंट कैंसर. ओके. But that would be the case in pregnant women. No, in the sense that when you have a child, आपके बच्चा हुआ तो so many times mother feed नहीं कराती हैं बच्चों को. तो lactating अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो दैट प्रिवेंट्स अगेंस्ट कैंसर लेटर ऑन इन लाइफ. तो दैट इज दैट एज सच. अदरवाइज स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर. तो उस तरह की एसोसिएशंस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि वो सब चीजों का लाइफस्टाइल चेंजेस नीड टू टेक प्लेस. ओके ओके. सो अगर हम सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करें, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ एग्जामिनेशन इन डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर? बिकॉज आई थिंक सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट कैंसर के ही केस में स्पेसिफिकली हो सकता है. बट अगेन आप अवेयर हो सकते हो, आप साइंस तो इन जनरल कहीं भी देख सकते हो ना, कि जैसे अगर आपने एक्सट्रीम एब्डोमिनल पेन है तो दैट अगेन इज अ साइन कि आपको शायद कैंसर हो. बट अगर हम प्योरली सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करें जहाँ पे आप खुद डिटेक्ट कर सको या एटलीस्ट अंदाजा लगा सको कि ठीक है एवरीथिंग इज ओके विद मी और समथिंग इज रॉन्ग विद मी, सो वो कितना जरूरी है? ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है. एंड हाउ इट इज टू बी डन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट शुड बी लाइंग डाउन, पर्सन शुड बी लाइंग डाउन और अपने फ्लैट ऑफ हैंड से एग्जामिन करें. क्योंकि सो मेनी टाइम्स अगर आप बैठ के आप ऐसे एग्जामिन करेंगे तो फिर आपको लगेगा ये तो लंप्स हैं ब्रेस्ट में. तो फ्लैट ऑफ हैंड से जब एग्जामिनेशन होता है तब अगर कोई आपको लंप फील हो रहा है, स्पेशली पेन नहीं है, हार्ड है या वो मूव नहीं कर रहा है, ये 3 चीजें अगर हैं देन डेफिनेटली आपको इनफैक्ट कोई भी लंप कैसा भी हो इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एनीवेज. कि आप उसका एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड तो एक बेसिक करा ही लें. और इसके अलावा अगर पेनलेस है या फिर हार्ड है तो फिर देन पर्सन नीड्स टू डेफिनेटली सी द डॉक्टर. ओके. सो बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन, अगर मैं आपको टॉप 5 हैक्स बताने को बोलूं जिससे हम कैंसर से बच भी सकते हैं या फिर बेसिकली समिंग अप द एंटायर कन्वर्सेशन अगर मैं बोलूं, अगर आप 5 पॉइंट्स में उस चीज को बता सके कि ये चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए और ये चीजें हैं जो बहुत जरूरी है कि आप इनका इनफैक्ट ध्यान दे ही दें. आई थिंक आई वुड से कि एक तो अपने यू मीन टू से प्रिवेंशन इन जनरल कि या फिर नोटिस आपको करनी. हाँ, नोटिस करना चाहिए. मे बी डूज एंड डोंट्स में अगर आप हमें टॉप 5 अगर इस पूरे कन्वर्सेशन को सम अप कर दें. एक तो विल स्टार्ट विद अगर हम कहें तो ब्रेस्ट में कोई गांठ है वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए. ब्रेस्ट में पेन है वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पर. अगर आपको इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है कि आपको पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है या कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है वजाइना से, वो इग्नोर नहीं होना चाहिए. देन इरेगुलर हेवी ब्लीडिंग हो रही है वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए. ओके.
और वो बता ही दिया मैंने कि हम्म। टाइम पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, वो भी दीज आर ऑल स्पेशली जैसे हम यूट्राइन कैंसर की बात करें तो यूट्राइन कैंसर जनरली ओल्डर विमेन में मिलता है, और जिनका कि पीरियड बंद हो चुका है पोस्ट मेनोपॉजल उनमें होता है। तो फिर अगर कोई भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो वो इग्नोर नहीं करनी करनी चाहिए, वो डेफिनेटली एग्जामिनेशन कराना चाहिए। ओके चलिए डॉक्टर गरिमा, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर एंड आई थिंक आपने काफी मिथ्स भी ब्रेक किए एंड एक बेसिक एक आइडिया तो दे ही दिया हम लोगों को, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ गया होगा कि कुछ टेलटेल साइंस हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगेन वो अर्ली डिटेक्शन इज अ ह्यूज एस्पेक्ट जब आपकी लाइफ को बचाने की बात आए। सो मे बी वो कैंसर हो, मे बी आपने जल्दी पकड़ लिया एंड अगर आप सही टाइम पे आपका इलाज शुरू हो जाएगा तो देयर इज अ हाई चांस कि आपकी जान बच सकती है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे शो पे आने के लिए, एंड ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं प्रोडिजी प्रो, उनके तरफ से एक छोटा सा थैंक यू हैम्पर फॉर यू एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप ये एपिसोड भी देख सकें और आगे आने वाले और एपिसोड्स भी देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।